हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज दास, नरगरी और कर्बी की पास थ्योरी डिस्कस करेंगे और ये इसका डायग्राम है जिसमें पास का मतलब है प्लानिंग, अटेंशन अराउजल, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। और इसकी डिटेल देखते हैं आज। तो यहाँ पे पहले तो तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे पास थ्योरी में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें इन्होंने अलग अलग फील्ड्स को इंक्लूड करा हुआ है। जैसे न्यूरोसाइकोलॉजी के बारे में भी बात करी हुई है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में भी बात की हुई है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में भी बात की है। तो तीनों चीज़ों को कंबाइन करके इन्होंने पास थ्योरी बनाई है, तीनों चीज़ों की नॉलेज को। और ये जो रिसर्चेज हुई हैं तीनों चीज़ों में, ये करी थी अलेक्जेंडर आर ल्यूरिया ने। तो ल्यूरिया डिवाइडेड ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस इनटू 3 प्राइमरी फंक्शनल यूनिट। तो इन्होंने अपनी थ्योरी का बेस, ये जो ल्यूरिया की रिसर्च है जिसमें उन्होंने हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को 3 यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, तो इसी को पास थ्योरी का बेस बनाया था। और वो 3 यूनिट क्या है? Maintaining appropriate cortical arousal and attention to allow for adequate vigilance and discrimination between stimuli is the primary function of the first unit। अब ये वाली जो लाइन है फर्स्ट यूनिट के बारे में बात कर रही है, यानी कि इस डायग्राम में जो हमारा ये वाला यूनिट है, ये कह रहे हैं कि जो हमारा अटेंशन और अराउजल वाला जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो हमें अराउज करके रखता है और हमें अलाउ करता है कि अटेंशन देना प्रॉपरली उस चीज़ पे जो ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो स्टिमुलाई इस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी है अटेंशन देना, उस पे ध्यान दें, जिसको हम सेलेक्टिव अटेंशन भी बोलते हैं। और इससे हम डिस्क्रिमिनेट भी कर पाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो जैसे सपोज आप क्लास में पढ़ रहे हो और क्लास में पढ़ते पढ़ते सडनली आपको टीचर ने बोल दिया कि आपका इस चीज़ का एग्ज़ाम होगा, तो आपका ये जो फर्स्ट फंक्शनल यूनिट है, इसका जो अराउजल और अटेंशन वाला पार्ट है, सीधा आपकी अटेंशन उस बात पे लेके जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि आप अपनी अटेंशन उस चीज़ पे दे पा रहे हो जो ज़्यादा ज़रूरी बात उस टाइम बोली गई है, और आप उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट कर दोगे जो उस टाइम पे, जैसे आपके दोस्त आपस में अगर बात कर रहे हैं तो वो वाले स्टिमुलाई को आप बिल्कुल ही ब्लॉक कर दोगे, आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। तो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाओगे कि कौन सी चीज़ सुनना ज़रूरी है, कौन सी नहीं है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देखनी ज़रूरी है, कौन सी नहीं है। ये होता है अराउजल अटेंशन, पहली चीज़, पहला यूनिट हमारे कॉग्निटिव फंक्शन का जो अकॉर्डिंग टू ल्यूरिया था। सेकेंड यूनिट ये कह रहे हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग, इलेबोरेटिंग अपॉन एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस। अब सेकेंड यूनिट मतलब कि ये वाली जो यूनिट है, ये क्या करेगी? उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगी, इलेबोरेट करेगी, उसको समझेगी और उसको स्टोर करेगी इंफॉर्मेशन को, या तो सक्सेसिवली या साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स अगर आपको कोई चीज़ एक साथ समझने की ज़रूरत है तो वो एक साथ उसको समझेगी, अगर स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ आनी चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप समझेगी। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको एक एक करके एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो इसमें आप क्या कर रहे हो? सक्सेसिव प्रोसेसिंग कर रहे हो, एक के बाद एक। कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें हमें सारी चीज़ें एक साथ समझनी पड़ती है, जैसे अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन समझ रहे हैं तो उसमें तीनों चारों लोब्स हमें एक साथ पढ़ने हैं, उसमें कोई स्टेप नहीं है, तो उसमें हम साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये इनकी सेकेंड यूनिट है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। थर्ड यूनिट क्या है ल्यूरिया के अकॉर्डिंग? थर्ड फंक्शनल यूनिट है जो प्रोग्रामिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस हमारी मेंटल एक्टिविटी को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। इसको हम एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लानिंग हो रही है, अपने आप को मॉनिटर करना, प्लान करना, अपने आगे करने वाले काम की प्लानिंग करना, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना और अपनी कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को स्ट्रक्चर देना। तो इसको इन्होंने बोला है थर्ड यूनिट। तो अकॉर्डिंग टू लूरिया द थर्ड यूनिट ऑफ आवर कॉग्निटिव दिस फंक्शन इज प्लानिंग, जहाँ पे हमें जब ये समझ में आ जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको आगे हमने क्या करना है, तो हम प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हम उसको आगे फर्दर अब कैसे आगे हमने उसको प्रोसेस करना है या फॉलो करना है। जैसे यही एग्जाम्पल उठा लेते हैं
जहाँ मैंने बोला कि आपको क्लास में सडनली टीचर ने पढ़ाते हुए बोला कि आपका कल एग्ज़ाम है, आपका अटेंशन अराउजल, आपकी बॉडी एकदम से अलर्ट हो गई, आपकी अटेंशन उस बात पे गई। उसके बाद आपके माइंड ने उसको साइमल्टेनियसली प्रोसेस किया, क्योंकि उसमें सक्सेसिवली प्रोसेस करने वाली कोई बात नहीं है, साइमल्टेनियसली पूरी बात को प्रोसेस कर लिया। अब क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग करना शुरू करोगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में आ रहा है, क्या मुझे उसमें से चीज़ें समझ आती हैं या नहीं आती हैं। आपके ब्रेन में सारी कॉग्निटिव जितनी भी एबिलिटीज़ हैं आपकी, वो सब प्लानिंग में लग जाएंगी कि हमने अब उस प्रोसेस में करना क्या है। तो ये इनकी थर्ड यूनिट है। तो इन्हीं तीनों के चीज़ों के बेस पे पास थ्योरी बनाई गई थी। तो ये जो पूरी रिसर्च करी थी इन तीनों की, ये करी थी अलेक्जेंडर लूरिया ने, और इसी चीज़ को उठा के जो पास थ्योरी बनी है उसको अब यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सो द फर्स्ट फंक्शनल यूनिट इज द अटेंशन अराउजल, और ये कहाँ लोकेटेड होता है हमारा ये वाला यूनिट, हमारे ब्रेन स्टेम और आरएएस सिस्टम में। तो ये एरिया भी आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर यूनिट कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये ब्रेन स्टेम में और आरएएस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में ये वाला काम होता है, अगर हमारे ब्रेन के पार्ट की बात करें तो। उसके बाद आता है अटेंशनल प्रोसेसेस। अटेंशन जो हम देते हैं किसी चीज़ को, अटेंशनल प्रोसेसेस आर एंगेज्ड विद मल्टी डायमेंशनल स्टिमुलस एरे इज प्रेजेंटेड to the subject and task requires selective attention to one dimension. That means कि जो सब्जेक्ट है, जो इंडिविजुअल है, उसको बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल स्टिमुलाई प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन इस टास्क में क्या होता है, अटेंशन प्रोसेस में वो सिर्फ उसी चीज़ को अटेंड करता है जो उसके लिए उस टाइम ज़रूरी है। तो बाकी सारी चीज़ों को वो इनहिबिट कर देता है, और जो ज़्यादा सेलिएंट या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टिमुलाई है उसको वो अटेंड करता है। और इस टाइम पे एक चीज़ और बोल रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल हो। ऑप्टिमल लेवल मतलब इतने ज़्यादा भी अराउज नहीं होने चाहिए कि आप आगे की प्लानिंग ना कर सको, और बहुत कम अराउजल भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एग्ज़ाम का सुनने के बाद एकदम ही आप एंग्शियस हो जाओ, घबराने लग जाओ, बिल्कुल ही आप उस टाइम पे सोच ना पाओ कि क्या करना है, तो आप ओवर अराउज्ड हो रहे हो। उतना भी अराउज नहीं होना चाहिए, या अंडर अराउज्ड भी नहीं होना चाहिए कि आप रिलैक्स बैठे हो, आप सोचो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी होगा देख लेंगे, मुझे नहीं पढ़ना, तो वो अंडर अराउजल है। तो एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल होना चाहिए, तभी आप आगे की प्लानिंग करते हो। ज़्यादा होगा तो भी आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे, कम होगा तो भी आप प्लानिंग नहीं करोगे ही नहीं तो आप। तो इस तरीके से जब भी हम कोई ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहाँ पे हमें अटेंशन देनी ज़रूरी है, वहाँ पे हमारे को ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल और अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो एक तो सेलेक्टिव रिकॉग्निशन होनी चाहिए उस स्टिमुलस की जो हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो इररेलेवेंट स्टिमुलाई है उसको उस टाइम हटा दो। जैसे आप न्यूज़ में कोई ऐसी चीज़, न्यूज़ सुनते सुनते कोई ऐसी बात पे आ गए जो आपको लग रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप बाकी सारी आवाज़ें जो भी आ रही होंगी उन पे ध्यान नहीं दोगे, आपका ध्यान सीधा उस न्यूज़ पे जाएगा। अब आप यहाँ तो ओवर अराउज्ड हो जाओगे, सुन के घबराना शुरू कर दोगे, समझ नहीं पाओगे क्या करना है, या बिल्कुल ही अंडर अराउज्ड रहोगे, रिलैक्स रहोगे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आता है सेकेंड फंक्शनल यूनिट, दैट इज दी टू बेसिक फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग एक्टिविटी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो कह रहे हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स की एक्टिविटी होती है सेकेंड फंक्शनल यूनिट में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या है, आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। रिसीव कर रहे हो, पहली बात आप उसको देख रहे हो, न्यूज़ को आप सुन रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहे हो। सेकेंडली आप एनालाइज कर रहे हो कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, नहीं है, कितनी ज़रूरी है। थर्ड, आप उसको स्टोर कर रहे हो। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट डेट बताई जा रही है वहाँ पे, तो आप उसको याद कर रहे हो कि मुझे इस डेट को याद रखना है। कोई इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है तो आप उसको, तो या तो आप साइमल्टेनियसली कर रहे हो या आप सक्सेसिव, मतलब आप दोनों चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। साइमल्टेनियसली सुन भी रहे हो और सक्सेसिवली उस चीज़ को प्रोसेस भी कर रहे हो, एक के बाद एक चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो। तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग होती है ऑसिपिटल और पेराइटल लोब में। ऑसिपिटल मतलब बैक साइड वाला जो लोब है, पेराइटल मतलब ऊपर का, ब्रेन के ऊपर वाला पार्ट।
Essential aspect of simultaneous processing is the surveyability, that is each element is related to every other element. Simultaneous का क्या मतलब होता है कि आपकी जो पूरी न्यूज़ आप सुन रहे हो या जो पूरी बात आप सुन रहे हो उसमें जो भी पॉइंट्स बताते जा रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, उस पूरी न्यूज़ में, पर्टिकुलर आर्टिकल में, या आप जो भी पढ़ रहे हो वो एक दूसरे से रिलेटेड है, तो वो पूरा साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग हो रहा है कि सारी चीज़ें आप आपस में जोड़ पा रहे हो, वो हो गया साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप कोई डायग्राम बनाने के लिए आपको बोला जा रहा है और आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ड्रॉ ट्राइंगल अबव अ स्क्वायर, तो आप उसको साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर पा रहे हो कि हमें एक स्क्वायर बनाना है, उसके ऊपर ट्राइंगल बनाना है, ये साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग है। फिर आती है सक्सेसिव प्रोसेसिंग, जो फ्रंटल और टेम्पोरल एरियाज में होती है। फ्रंटल मतलब आगे वाला पार्ट ब्रेन का, और टेम्पोरल मतलब जो कानों के पास वाला एरिया है, दोनों साइड। तो वहां पे क्या होता है, स्टिमुलाई को एक सीरियल ऑर्डर में प्रोसेस किया जाता है। सीरियल ऑर्डर मतलब सीरीज में, जैसे एक के बाद एक चीज कोई बताई जा रही है। जैसे लैंग्वेज की प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप बचपन से जब लैंग्वेज सीखना शुरू करते हो तो आपको एक एक स्टेप वाइज सिखाया जाता है, धीरे धीरे बोलना सिखाया जाता है, पहले एक चीज फिर दूसरी चीज, तो वो सक्सेसिव प्रोसेसिंग होती है। फिर आता है तीसरा फंक्शन, जो कि कहाँ लोकेटेड है, प्री फ्रंटल डिवीजन ऑफ दी फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब में भी जो प्री फ्रंटल है और आगे का पार्ट है जो थोड़ा सा, दैट इज Luria stated the frontal lobe synthesize the information about the outside world and are the means whereby the behavior of the organism is regulated in conformity with the effect produced by its action. तो आपका जो प्री फ्रंटल लोब है उसका काम क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज, मतलब सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ के आपको बाहर के वर्ल्ड के बारे में समझाना और आपको उसकी नॉलेज देना, प्लस आपके बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू दैट रेगुलेट करना, ताकि आप बाहर जिस तरह का भी बिहेवियर है उससे कंफर्म कर सको। उसको बोलते हैं ये जो उसका फंक्शन है, प्री फ्रंटल लोब का जो फंक्शन है। तो प्लानिंग आ गई उसमें, इसका मतलब प्लानिंग प्रोसेस क्या है, प्रोग्रामिंग करना, रेगुलेशन करना, वेरिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर में, जैसे क्वेश्चंस पूछना। अब ऐसे आपने वो न्यूज़ सुना, आपको लगा आपके काम की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अब आपने उसके बारे में सर्च करने की कोशिश करी कि क्या वो एक्चुअली में मतलब वैलिड है न्यूज़, क्या वो सही बता रहे हैं उसमें। सपोज उन्होंने कोई डेट बताई आपके एग्जाम की, तो आपने उसको नेट पे सर्च करा, लोगों से पूछा, आस्किंग क्वेश्चंस, आपने प्रॉब्लम जो भी आपको उस टाइम पे माइंड में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी कि कब होगा, कैसे होगा, कितने घंटे का पेपर है, क्या है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी है। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हो और वॉलंटरीली कर रहे हो, रेगुलेशन ऑफ वॉलंटरी एक्टिविटी, वॉलंटरीली कर लो आप ये सारे काम, क्योंकि आपको उसके बारे में और जानना है, प्लानिंग करनी है, इम्पल्स कंट्रोल कर रहे हो, लिंग्विस्टिक स्किल्स का यूज़ कर रहे हो, तो ये सारा प्लानिंग में आ जाता है। तो all four processes of past theory have been operationally defined by Das, Naglieri and Kirby. अब ये तो हमने उसकी theoretical definition पढ़ी थी, यहाँ पे ये उसकी operational definition भी बता रहे हैं। जैसे प्लानिंग प्रोसेस में ये बोल रहे हैं, आर रिक्वायर्ड व्हेन अ टेस्ट डिमांड्स दैट इंडिविजुअल मेक सम डिसीजन अबाउट हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, एग्जीक्यूट एन अप्रोच, एक्टिवेट अटेंशनल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव प्रोसेस। तो प्लानिंग क्या होता है, जब हमें ये देखना होता है कि आगे कौन से डिसीजन लेने हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, कैसे एग्जीक्यूट करना है किसी भी प्लानिंग को, कैसे हमें अपनी अटेंशन को और अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गई ऑपरेशनल डेफिनेशन प्लानिंग की। प्लानिंग इज इन्वॉल्व व्हेन अ पर्सन इज आस्क्ड टू डिसाइड हाउ टू परफॉर्म अ टेस्ट। जैसे कोई टेस्ट है उसको कैसे परफॉर्म करना है, वो भी एक तरह की प्लानिंग है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम में आपको ऐसे लिखने आ जाता है जैसे, तो राइटिंग अ कॉम्पोजिशन, उसको कैसे प्लान करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है उस कॉम्पोजिशन को, कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, इस तरीके से इन्होंने प्लानिंग का एग्जाम्पल दिया है। तो प्लानिंग कहाँ पे है, फ्रंटल लोब में है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, प्री फ्रंटल, स्पेशली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में, मतलब बिल्कुल ही सामने वाला जो पार्ट है आपके ब्रेन का। एंड इसके कनेक्शन आपके पूरे ब्रेन से है, इसका कनेक्शन पैराइटल लोब से भी है, टेम्पोरल लोब से भी है, ऑसिपिटल लोब से भी है, जहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होके आ रही है। तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिर अटेंशन अराउजल क्या है, उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन इन्होंने दी है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अराउजल कीप्स द पर्सन अलर्ट। अगर आप अराउज रहोगे तो आप अलर्ट रहोगे,
इट इज़ द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द ब्रेन स्टेम में ये एक्टिविटी होती है. एंड अटेंशन ऑन द अदर हैंड इज एसोसिएटेड विद फ्रंटल लोब एंड लोअर पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स. और जो अटेंशन वाला पार्ट है वो फ्रंटल लोब एंड लोअर पोर्शन ऑफ द कॉर्टेक्स. तो ये थोड़ा सा आपको स्टेप याद करना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे बिलोंग करता है, अगर आपने अपने आंसर्स में ये लिखना ज़रूरी है आपको. देन साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग को ये क्लासीफाई ब्रॉडली एसोसिएट कर रहे हैं. एक तो ऑसिपिटल लोब से एसोसिएटेड है, दूसरा पेराइटल लोब से एसोसिएटेड है. एंड सक्सेसिव को ये फ्रंटल लोब से कर रहे हैं और टेम्पोरल लोब से कर रहे हैं. तो यहाँ पे फ्रंटल लोब का 3 जगह पे नाम आ गया. एक प्लानिंग में भी फ्रंटल लोब था, एक आपके अटेंशन वाले में भी फ्रंटल लोब है, और आपकी सक्सेसिव प्रोसेसिंग में भी फ्रंटल लोब है. तो ये आपने नोट करना है ध्यान से कि कौन सा पार्ट किससे रिलेटेड है. सो पास मॉडल में ये अलग अलग जितने भी डायमेंशंस हमने पढ़े. एंड the base of the knowledge included in the past model is intended to represent all information obtained from the cultural and social background of the information. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी नॉलेज का बेस है, जिस पर्सन की भी बात हो रही है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड इम्पॉर्टेंट है इस केस में. तो जो भी बच्चा प्रोसेस कर रहा है, जो भी एनालाइज कर रहा है, जिस तरीके से भी अटेंशन अराउजल काम कर रहा है, उसमें उसका कल्चर और उसकी सोशल लाइफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. The final output component of the past model is the output or action and behavior. तो फाइनल आउटपुट क्या है? हम प्लान कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, और फाइनली हम उसको प्रोसेस करते हैं. मतलब हम उसको एक्चुअली में एक्ट करते हैं, उस चीज़ को हम करते हैं, जब एक्शन दिखाते हैं, बिहेवियर करते हैं. तो जिसमें प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन और सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. And explained its salient features. The past theory of intelligence number 1 has given us tests to measure intelligence. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इस थ्योरी की कि इसकी इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए प्रॉपर टेस्ट है हमारे पास जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को मेजर करते हैं. दूसरा, डिस्कस व्हाट द मेजर प्रोसेसेस आर. इसमें ये डिस्कस भी कर रहे हैं कि मेजर प्रोसेसेस कौन कौन से हैं, जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं. तीसरा, गाइड्स अस इन द रेमिडिएशन ऑफ प्रोसेसिंग डिफ़िकल्टीज. प्लस अगर किसी को इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में डिफ़िकल्टी है तो उसको बेटर करने में, उसको रेमिडिफाई करने के लिए गाइड भी करते हैं. और कॉग्निशन को ये बोल रहे हैं कि इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस दैट वर्क्स विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडिविजुअल नॉलेज. तो जो भी हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस हमने पढ़े हैं वो हमारी नॉलेज और हमारे एक्सपीरियंसेस के बेस पे हैं, जो कि हमारे अपने कल्चर और हमारे सोशल बैकग्राउंड के बेस पे बने होते हैं. और इसमें कोई और चीज़ इम्पोर्टेंट है तो मैं आपको भी बता देती हूँ. तो यही है मेन तो पास्ट थ्योरी. अब इसका क्रिटिकल अप्रेजल देख लेते हैं, छोटा सा ही है. पास्ट थ्योरी हैज़ प्रोवाइडेड अ नॉवल अप्रोच टू. ये नॉवल अप्रोच है ही क्योंकि पहले हमने जो थ्योरीज पढ़ी उसमें वो पर्टिकुलर किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पे तो ये पूरा एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं. तो ये तो एक नई अप्रोच है ही जो कि लुरिया के थ्योरी के जो भी रिसर्च थी उसके ऊपर बेस्ड है. यहाँ पे देखो अलेक्जेंडर लुरिया का नाम आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने जो भी थ्योरी बनाई है पास्ट थ्योरी, ये उसके बिना इनकम्प्लीट है. मेन रिसर्च वर्क तो अलेक्जेंडर लुरिया का ही था जिसके बेस पे ये पास्ट थ्योरी बनी थी. प्लस ये थ्योरी जो है वो मल्टी डायमेंशनल व्यू लेके चलती है इंटेलिजेंस का. तो ये भी इसकी एक बहुत ही डिफरेंट इसके अंदर जो फीचर है. Another attribute to this theory is that it has developed a cognitive assessment system test also, which offers a unique opportunity to examine relative contribution of cognitive processes as a testee undergoes a testing scenario. So CAS has 4 subscales named after past. The test items are specially designed to assess testees' proficiency in each of them separately. तो ये एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना टेस्ट बने हैं. एक बैटरी ऑफ टेस्ट, मतलब बहुत सारे टेस्ट ऐसे डेवलप करे गए हैं जिसको हम कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम बोलते हैं. उसमें इसी थ्योरी के बेस पे अलग अलग कॉग्निटिव प्रोसेसेस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट बने गए हैं, जिसको हम किसी भी पर्सन का प्रोफिशिएंसी का टेस्ट ले सकते हैं सेपरेटली और कलेक्टिवली भी. तो ये एक तो बहुत अच्छी चीज़ इस थ्योरी से बन के आई है जो कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम के टेस्ट हैं पूरे.
तो ये थी आपकी पास्ट थ्योरी। अब ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं लास्ट में, ये आप अपने आप अटेम्प्ट करोगे। अब इसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।